8.3 मिलियन यानी 83 लाख। सोचिए जरा, ये है न्यूयॉर्क शहर की आज की आबादी। एक ऐसा शहर जो कभी सोता नहीं, जिसकी ऊंची ऊंची इमारतें, कल्चर और एनर्जी पूरी दुनिया में मशहूर है। लेकिन ये हमेशा से ऐसा तो नहीं था। लगभग 400 साल पहले ये यूरोप से आए व्यापारियों का बस एक छोटा सा ठिकाना था। तो सवाल ये उठता है कि कुछ झोपड़ियों और ट्रेडिंग पोस्ट का एक मामूली सा समूह आज दुनिया का सबसे बड़ा, सबसे प्रतिष्ठित शहर आखिर बना कैसे? तो आज हम इसी कहानी की परतों को खोलेंगे, न्यूयॉर्क के इतिहास को समझेंगे। ये कहानी है लगातार बदलते रहने की, खुद को बार बार नए सिरे से गढ़ने की, एक ऐसे शहर की कहानी जो हर चुनौती के बाद और ज्यादा मजबूत होकर उभरा है। तो ठीक है, चलिए इस जबरदस्त सफर की शुरुआत करते हैं। हम देखेंगे कि इसकी डच शुरुआत कैसी थी, फिर क्रांति के दौर में इसका क्या रोल था, ये अमेरिका की कमर्शियल कैपिटल कैसे बना, इसने विस्तार और आप्रवासन के दौर को कैसे झेला, और आखिर में एक मॉडर्न महानगर के तौर पर इसने अपनी पहचान कैसे बनाई। तो चलिए कहानी के पहले अध्याय से शुरू करते हैं, डच शुरुआत और अंग्रेजी महत्वाकांक्षाएं। ये उस जमीन की कहानी है जो कभी लेनापे लोगों का घर हुआ करती थी, और फिर कैसे ये यूरोप की बड़ी ताकतों के लिए एक बेशकीमती इनाम बन गई। यूरोप के लोग पहली बार 1524 में यहाँ पहुंचे, जब वेराजानो ने इसे खोजा। लेकिन कहानी में असली मोड़ आया करीब 100 साल बाद, 1609 में, जब हेनरी हडसन ने डचों के लिए इस पूरे इलाके पर अपना दावा ठोक दिया। और बस 1625 आते आते यहाँ न्यू एम्स्टर्डम नाम की एक डच बस्ती बस चुकी थी। और फिर आता है इतिहास का वो मशहूर और कह सकते हैं कि काफी विवादास्पद किस्सा। 1626 में डचों ने मैनहट्टन द्वीप को वहां के स्थानीय लेनापे कबीले से सिर्फ 60 गिल्डर के सामान के बदले में खरीद लिया। आज के जमाने में इसकी कीमत शायद $1000 के आसपास होगी, मतलब एक साधारण से लैपटॉप से भी कम। और यहीं पर कहानी में एक बड़ा ट्विस्ट आता है। 1664 में अंग्रेजों ने बिना एक भी गोली चलाए डचों से ये जगह छीन ली। न्यू एम्स्टर्डम का नाम बदलकर ड्यूक ऑफ यॉर्क के नाम पर न्यूयॉर्क रख दिया गया। देखिए, जहां डचों का पूरा फोकस फर यानी जानवरों की खाल के व्यापार पर था, वहीं अंग्रेजों ने अपनी नौसेना की ताकत का इस्तेमाल किया और शहर के कमर्शियल विकास को एक नई रफ्तार दे दी। लेकिन अंग्रेजी शासन के तहत इस आर्थिक तरक्की की एक बहुत ही स्याह, एक बहुत ही काली हकीकत भी थी, और वो थी गुलामी। 1740 के दशक तक शहर की आबादी का 5वां हिस्सा यानी कि 20% लोग गुलाम थे। ये उस आर्थिक विकास की वो सच्चाई है जिसे अक्सर भुला दिया जाता है, लेकिन इसका असर आज भी महसूस किया जा सकता है। चलिए अब कहानी में आगे बढ़ते हैं और दूसरे अध्याय पर आते हैं। अमेरिकी क्रांति के दौरान न्यूयॉर्क ने एक बहुत ही अहम लेकिन बड़ा ही कॉम्प्लेक्स किरदार निभाया। एक तरफ ये असंतोष का गढ़ था, तो दूसरी तरफ ब्रिटिश कब्जे का भी केंद्र था। एक तरफ तो ये शहर सन्स ऑफ लिबर्टी जैसे क्रांतिकारी ग्रुप्स का अड्डा था। 1765 में यहीं पर स्टैम्प एक्ट कांग्रेस हुई थी। लेकिन कमाल की बात देखिए, लॉन्ग आइलैंड की लड़ाई में हार के बाद यही शहर लगभग 10 साल तक अंग्रेजों का मेन मिलिट्री हेडक्वार्टर भी बना रहा। मतलब एक ही शहर, दो बिल्कुल अलग अलग भूमिकाओं में। हमारा अगला पड़ाव है क्रांति के बाद का दौर। ये वो समय था जब न्यूयॉर्क ने अपनी फाइनेंशियल बादशाहत कायम की और पूरे देश का इकोनॉमिक इंजन बन गया। ये भी एक बहुत अहम राजनीतिक पल था। बहुत कम समय के लिए ही सही, लेकिन न्यूयॉर्क नए नए बने यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की पहली राजधानी भी बना। 1789 में जॉर्ज वॉशिंगटन ने यहीं वॉल स्ट्रीट पर राष्ट्रपति पद की शपथ ली थी। और यहीं से न्यूयॉर्क के उस उदय की कहानी शुरू होती है जिसे हम आज जानते हैं। 1825 में एरी नहर बनकर तैयार हुई, जिसने शहर को देश का सबसे बड़ा बंदरगाह बना दिया और व्यापार के लिए ऐसे रास्ते खोले जिनकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। नतीजा, आबादी रॉकेट की तरह बढ़ी। 1800 में सिर्फ 60,000 लोग थे, जो 1850 तक 5 लाख से भी ज्यादा हो गए। अब हम 19वीं सदी की सामाजिक उथल-पुथल पर नजर डालेंगे। ये दौर बड़े पैमाने पर आप्रवासन यानी इमिग्रेशन और उसके कारण पैदा हुए सामाजिक तनावों का दौर था। ये उन लाखों आप्रवासियों की कहानी है, वो दूर से स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी को उम्मीद की एक किरण की तरह देखते हुए यहाँ आते,
एलिस आइलैंड पर उनकी जांच पड़ताल होती और फिर एक बिल्कुल नई जिंदगी की शुरुआत होती। सच तो यह है कि इन्हीं लोगों ने इस शहर की आत्मा को गढ़ा है, इसे अलग अलग संस्कृतियों का एक जीता जागता धड़कता हुआ शहर बनाया है। लेकिन जैसा होता है, इस विकास के दो पहलू थे। एक तरफ जहां कल्चरल डाइवर्सिटी और आर्थिक मौके थे, वहीं दूसरी तरफ तंग बस्तियां, गंदगी और बीमारियां भी थीं। 1863 के ड्राफ्ट दंगे, जो सिविल वॉर के दौरान जबरदस्ती सेना में भर्ती के खिलाफ हुए थे, वो शहर में बढ़ते तनाव और गहरी नस्लीय खाई को साफ साफ दिखाते हैं। और अब हम आते हैं अपने आखिरी अध्याय पर, आधुनिक महानगर का निर्माण। ये 20वीं सदी के जबरदस्त आर्थिक उतार चढ़ाव और सांस्कृतिक बदलावों की कहानी है। 1920 का दशक, क्या कमाल का दौर था। शहर में एक अलग ही आत्मविश्वास और शान थी। ये स्काईस्क्रैपर्स यानी गगनचुंबी इमारतों और जैज म्यूजिक का जमाना था। और एक मजे की बात, शराब पर पाबंदी के बावजूद शहर में अंदाजन 1 लाख तक अवैध क्लब चल रहे थे। शहर अपनी आर्थिक और सांस्कृतिक ताकत का जश्न मना रहा था। लेकिन ये पार्टी 1929 के वॉल स्ट्रीट क्रैश के साथ अचानक खत्म हो गई। ग्रेट डिप्रेशन ने शहर को तबाह करके रख दिया। बैंक फेल हो गए, कारोबार ठप पड़ गए और सेंट्रल पार्क जैसी जगहों पर हूवरविल्स नाम की झोपड़पट्टियां उगाईं, जो लोगों की बेबसी और हताशा का प्रतीक थी। मगर फिर दूसरे विश्व युद्ध के बाद की दुनिया में न्यूयॉर्क एक नई ग्लोबल सुपर पावर बनके उभरा। 1952 में यहीं पर यूनाइटेड नेशंस का हेडक्वार्टर बना। ये दुनिया भर की आर्ट का सेंटर बन गया और फाइनेंस के मामले में सीधे सीधे लंदन को टक्कर देने लगा। और मेरे ख्याल से यही इस शहर के 400 साल के इतिहास का निचोड़ है, निरंतर काया पलट। ये न्यूयॉर्क की वो अनोखी क्षमता है जिसके दम पर वो हर मुश्किल से उभरता है, खुद को बदलता है और हर बार पहले से बेहतर बनकर सामने आता है। एक छोटी सी डच बस्ती से लेके आज के ग्लोबल महानगर तक का इसका सफर वाकई असाधारण है। तो आखिर में सवाल यही है कि 400 सालों के इस अविश्वसनीय बदलाव के बाद न्यूयॉर्क के काया पलट का अगला चैप्टर कैसा दिखेगा?